Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Ejaz Kadim Soder from the platform of CSS PCS Planet. व्यूअर्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और वो टॉपिक है हमारा 18th अमेंडमेंट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 18 अमेंडमेंट जो है, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं या इसको सेवियर ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर भी बोलते हैं। ये अमेंडमेंट क्या है, ये अमेंडमेंट कब पास हुई थी, इस अमेंडमेंट के पीछे कौन सा बैकग्राउंड था जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट लाई गई थी, इस अमेंडमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, फीचर्स क्या हैं, कौन कौन से फ्लॉज हैं इस अमेंडमेंट में, और इस अमेंडमेंट के थ्रू कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुई हैं, और इस अमेंडमेंट्स के शॉर्टकमिंग्स जो हैं, फ्लॉज जो हैं, वो कौन से हैं, और करंटली इस अमेंडमेंट की क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है। तो व्यूअर्स, आइए इस अमेंडमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। व्यूअर्स, ये अमेंडमेंट अप्रैल 8 2010 को नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से पास कराई गई थी। 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और वो क्रेडिट पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही लेती है और उसको ही ऑब्वियसली जाता है जिन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अमेंडमेंट, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, वो पास करवाई 2010 में। व्यूअर्स, इसके हम लोग बैकग्राउंड में देखते हैं, बैकग्राउंड थोड़ा इसको देखें कि ये अमेंडमेंट क्यों पास करवाएगी, इससे प्रीवियस गवर्नमेंट्स कैसी थी और इसमें प्रीवियस क्या क्या चीज़ें थी। तो व्यूअर्स, जैसे कि 18 अमेंडमेंट से पहले कोई भी पॉलिटिकल फोर्स, कोई भी नॉन पॉलिटिकल फोर्स जो था, वो एक डोमिनेंट फोर्स रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उनका ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। दूसरा, मिलिट्री की सबसे ज़्यादा इंटरवेंशन, मिलिट्री का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस और मिलिट्री रूल जो है वो भी 18 अमेंडमेंट से पहले हमें नज़र आती है। उनके अलावा 18 अमेंडमेंट से पहले क्या होता था कि कोई भी सरबराह आए, कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान बने, वो उसका जब दिल चाहे वो पाकिस्तान के आइन को एब्रोगेट कर सकता था। लेकिन 18 अमेंडमेंट के पास ये चीज़ें ख़त्म हो गई। बैड गवर्नेंस थी 18 अमेंडमेंट से पहले, जिनको बहुत बड़ी क्राइसिस भी हमारे सामने है, जिसमें 4 सालों में 2 मरतबा गवर्नमेंट्स को चेंज करवाया गया। 1988 से लेकर 1996 तक जो गवर्नमेंट्स थी, ये 2 गवर्नमेंट्स बेनज़ीर भुट्टो की और 2 गवर्नमेंट्स नवाज शरीफ की जो है वो एक्सचेंज होती रही। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं थी पाकिस्तान में, एजुकेशन जो था वो एक बैकवर्ड सब्जेक्ट था 18 अमेंडमेंट से पहले, और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जिसके लिए ये अमेंडमेंट लाई गई वो था डिवोल्यूशन ऑफ पावर। इस डिवोल्यूशन ऑफ पावर की वजह से इस अमेंडमेंट को ही पास करवाया गया 2010 में। अदरवाइज 18 अमेंडमेंट को शायद ही कोई हुकूमत ना देखे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था डिवोल्यूशन ऑफ पावर, जो कि 18 अमेंडमेंट से पहले पाकिस्तान में कभी भी नहीं था। उसके अलावा जो डायनामिक्स थे पाकिस्तान की गवर्नेंस में या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, वो कभी भी हमें एक स्ट्रांग होती हुई नज़र नहीं आई हमें, लेकिन उसके बाद हमें वीक ही नज़र आती है। उसके अलावा क्या होता है कि सेपरेट्स मूवमेंट जो थी वो भी 18 अमेंडमेंट से पहले हमें नज़र आती है, लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद जो हमें नज़र नहीं आती। तो व्यूअर्स, ये थोड़ा उनका बैकग्राउंड था। ज़्यादा था प्रेसिडेंट उस वक्त 8th अमेंडमेंट पास करवाई गई थी। 8th अमेंडमेंट ये थी कि उसमें आर्टिकल 58(2) जो था वो लागू करवाया गया, और उस आर्टिकल में ये था कि भाई ये प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता होगा कि प्रेसिडेंट जो है कभी भी, किसी वक्त भी, किसी टाइम भी पाकिस्तान का आइन जो है वो एब्रोगेट कर सकेगा। ये जनरल जिया ने शुरुआत की थी। उसके बाद नवाज शरीफ ने क्या किया कि 13 अमेंडमेंट पास करवा के 13 अमेंडमेंट के थ्रू एब्रोगेशन ऑफ 8th अमेंडमेंट करवाई। ये 8th अमेंडमेंट एब्रोगेट करके नवाज शरीफ ने जो है
13 अमेंडमेंट दी और इस 13 अमेंडमेंट को मुशर्रफ ने बाद में एब्रोगेट किया। तो ये सिलसिला जो है चलता आ रहा था हिस्टोरिकली। मुशर्रफ ने 17 अमेंडमेंट के थ्रू जो है इसको अमेंडमेंट को जो है वो एब्रोगेट किया था, जैसे कि 8th अमेंडमेंट थी। लेकिन क्या था कि जो 58 आर्टिकल 2B जो था, 8th अमेंडमेंट जो थी, इस 8th अमेंडमेंट में ये राइट था, पॉलिटिकल राइट था, ये प्रेसिडेंट के पास ही पावर था बिल्कुल कि जब चाहे वो हुकूमत को, असेंबलीज को डिसॉल्व करें। व्यूअर्स, इसके कुछ फीचर्स हम लोग देखें कि इस अमेंडमेंट के फीचर्स क्या हैं। देखें, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो अहम फीचर है वो तो यही है कि भाई नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं, उनको हम लोग डेमोक्रेटिक ऑर्डर में इंटरवीन होने से रोकें। और इसके अलावा दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट ये भी है 18 अमेंडमेंट का कि भाई 18 अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट को, जो सदर पाकिस्तान होगा, उस सदर पाकिस्तान को अब सेरेमोनियल डेजिग्नेशन करार देंगे। ये समझें कि वो एक सिर्फ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है जी। उसके अलावा हम लोग देखें तो जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो सब्जेक्ट था वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसमें ये किया गया कि कोई भी डायरेक्ट इमरजेंसी जो है किसी प्रोविंस के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट वाला नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर वो इमरजेंसी लगाएगा किसी भी सूबे में तो उनको 2/3 मेजॉरिटी लेनी होगी नेशनल असेंबली से, और उस सूबाई असेंबली से भी उसके बाद ही जो है प्रोविंशियल इमरजेंसी जो है लग सकेगी। और ये भी बहुत बड़ा टफ सब्जेक्ट बन गया 18 अमेंडमेंट के बाद ही, पहले तो ऐसे होता ही नहीं था। और इनमें जो डिपार्टमेंट्स थे उस डिपार्टमेंट्स की इन्होंने डिवीजन्स कर दी। आगे जाके बता दूंगा कि उन्होंने डिवीजन्स ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह से की। 1973 में जो आर्टिकल्स में जो ऑलरेडी थे उनको इन्होंने इंश्योर भी किया। सो व्यूअर्स, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स थी, सिग्निफिकेंस थी इस 18 अमेंडमेंट में। उनके अलावा हम लोग जो कॉमनली तौर पे देखते हैं कि आर्टिकल 6 जो है वो इंप्लीमेंट करवाया गया 18 अमेंडमेंट के थ्रू, और इस 18 अमेंडमेंट में के थ्रू ये आर्टिकल 6 जो है इनकी अवेयरनेस हम लोग सबको मिलती है कि भाई आर्टिकल 6 जो है एक गद्दारी का मुकदमा है, उस गद्दार बंदे के ऊपर ये आर्टिकल 6 जो है लागू हो सकता है। अमेंडमेंट में क्या हुआ कि इसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया कि भाई जो भी आज से कोशिश करेगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने में या इस कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करने में, अगर कोई भी आदमी, कोई भी बंदा कोशिश करेगा तो उसको आर्टिकल 6 लगा के तो फांसी पे चढ़ाया जाएगा। ये भी 18 अमेंडमेंट के थ्रू ही डेवलपमेंट्स हुई थी। व्यूअर्स, 18 अमेंडमेंट के थ्रू मजीद हम लोग ऐसे कहें कि इसमें दो इंपॉर्टेंट, पहले 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में दो इंपॉर्टेंट लिस्टें थी, एक था फेडरल लिस्ट, दूसरा था कंकरेंट लिस्ट। तो 18 अमेंडमेंट में क्या हुआ कि कंकरेंट लिस्ट थी उस सब्जेक्ट को इन्होंने रिमूव कर दिया। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंकरेंट लिस्ट थी उनको इन्होंने रिमूव कर दिया। बाकी जो फेडरल लिस्ट थी उनको इन्होंने बरकरार कर दिया। तो हम लोग कैसे, ये फेडरल लिस्ट क्या है, ये कंकरेंट लिस्ट क्या है, ये मैं आपको बताने लगा हूं। तो फेडरल लिस्ट में क्या है कि अथॉरिटी जो है, जो भी अथॉरिटी होगी डिपार्टमेंटल वाइज, वो सारी फेडरल के पास है। ठीक है। उनके अलावा जो कंकरेंट लिस्ट थी, कंकरेंट लिस्ट में ये था कि भाई जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो किसी भी फेडरल इदारे की या प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो पॉलिसीज मेकिंग होगी वो दोनों मिला के एक तरह से जोड़ी जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि कंकरेंट लिस्ट को ही इन्होंने 18 अमेंडमेंट में ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये इनको प्रोविंशियल सब्जेक्ट करार दे दिया कि भाई कुछ डिपार्टमेंट्स आप लोग के ऐसे हैं जिसको हम लोग सूबाई अख्तियारात में देते हैं और कुछ डिपार्टमेंट्स हम लोग फेडरल के अख्तियारात में देते हैं। तो उसमें आपको ये एजुकेशन हेल्थ की ये सबसे बड़ी मिसाल मिलती है कि एजुकेशन हेल्थ जो 18 अमेंडमेंट के बाद जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया था। तो व्यूअर्स, उसके अलावा ये डेवलपमेंट हुई थी कि उसमें दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी 18 अमेंडमेंट में। 18 अमेंडमेंट में दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, एक थी सीसीआई और दूसरी बनाई गई थी एनईसी। तो सीसीआई जो थी, ये इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसको पीएम लीड करता है, और दूसरा था एनईसी, उसको भी पीएम लीड करता है। लेकिन उसमें फ़र्क क्या है मैं आपको बताने लगा।
जो सीसीआई वो इसलिए बनाई गई थी सीसीआई कि प्रोविंसेस के दरमियान, प्रोविंसेस एंड फेडरल के दरमियान जो भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज वगैरह क्रिएट होंगे उन दोनों को उनको कोप अप करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई गई है। और दूसरा एनईसी जो है वो एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर था। एनईसी का फुल फॉर्म ये है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है वो बनाई, उसका भी हेड जो है वो पीएम है। और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो एक बनाई जाएंगी जहां पे फेडरल एंड प्रोविंसेस जो है मिलके दोनों फायदे हासिल कर सकें और दोनों ही 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकें। क्योंकि उसमें फिर ये मजीद रखी गई कि भाई ये जो एनईसी है ये एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेगी और वो प्रोजेक्ट जो था ऑब्वियसली आपका एनएफसी अवार्ड था, नेशनल फाइनेंशियल कमीशन अवार्ड जो था वो भी इस एनईसी का सब्जेक्ट बना दिया गया। मैं आपको आगे जाके एनएफसी अवार्ड प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझाने लगा हूँ और एक अच्छे डिटेल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि एनएफसी अवार्ड है क्या। अब लोगों ने काफ़ी सुना भी है कि एनएफसी अवार्ड आप ही तकरीबन आप पढ़ते भी हैं अखबारात में। उनके अलावा जुडिशल कमीशन इन्होंने 18 अमेंडमेंट के मातहत बनाई। जुडिशल कमीशन में क्या था? इन्होंने मेंबर्स रखे। एक मेंबर जो प्रेजेंट आपका चीफ जस्टिस होगा वो एक मेंबर बन जाएगा। दूसरा जो आपका फॉर्मर चीफ जस्टिस होगा वो भी उसका एक मेंबर होगा। तीसरा जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस होंगे वो भी उनके मेंबर्स होंगे। उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो भी लायर्स हैं वो भी उनके मेंबर्स होंगे, या अटॉर्नी जनरल जो है वो भी मेंबर होगा। और लास्टली लॉ मिनिस्टर जो है वो भी इस जुडिशल कमीशन का मेंबर होगा। और वो जुडिशल कमीशन नॉमिनीज भी पार्लियामेंट करेगी और वो पार्लियामेंट को ही ये अख्तियारात हैं कि वो उनको फाइनलाइज करे क्या करके उनको डिसाइड करें कि भाई जुडिशल कमीशन के मेंबरान कौन कौन से होंगे। व्यूअर्स, मजीद ये डेवलपमेंट हुई को केपी और फाटा को मर्ज किया गया, जिसको हम लोग केपी फाटा मर्जर के नाम से ही जाने जाते हैं। पहले ये फाटा हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ कि 18 अमेंडमेंट में इन दोनों को, केपी को और फाटा को मिला के उनको केपी खैबर पख्तूनख्वा के नाम से एक प्रोविंस बना दिया गया। उनके अलावा क्या डेवलपमेंट हुई 18 अमेंडमेंट में कि सूबों के स्पेलिंग जो थी वो चेंज की गई। जैसे कि पंजाब की स्पेलिंग थी PUNJAB, तो वहां पे क्या हुआ कि PUNJA जो है वहां पे पहले U हुआ करता था, अभी जो है उन्होंने A लगा दी 18 अमेंडमेंट के थ्रू, तो वहां पे पंजाब की स्पेलिंग भी करेक्शन हो गई। उनके अलावा नेक्स्ट सिंध की स्पेलिंग 18 अमेंडमेंट से पहले थी SIND। 18 अमेंडमेंट में इनको H का इजाफा करके SINDH लगा के सिंध कर दिया गया। नेक्स्ट बलूचिस्तान की जो स्पेलिंग थी वहाँ के जो O आता है BALOCH, O को वहाँ पे 18 अमेंडमेंट से पहले क्या हुआ करता था? O की जगह पे U हुआ करता था कि BALUCHISTN, तो अभी 18 अमेंडमेंट के थ्रू BALOCH कर दिया गया। तो व्यूअर्स, ये कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी 18 अमेंडमेंट के थ्रू। अगर हम लोग इसका थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करें तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिकल हिस्ट्री में ये पाकिस्तान की एक लैंडमार्क हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रही है 18 अमेंडमेंट। और पाकिस्तान में कोई शक नहीं है कि 18 अमेंडमेंट के थ्रू आज तक पाकिस्तान में कभी भी डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन जो है वो नहीं हुई है, और हमें इस 10-12 साल में हमें कभी भी नज़र नहीं आई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके कि शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं। ये बहुत बड़े स्टूडेंट्स हमसे सवाल करते हैं कि सर एक्चुअली 18 अमेंडमेंट को ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी ये क्यों रिमूव करना चाहते थे, या क्यों ये जो अपडेट करना चाहते थे 18 अमेंडमेंट को, ऐसी कौन से फ्लॉज थे 18 अमेंडमेंट में। तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि कौन कौन से इसमें फ्लॉज हैं 18 अमेंडमेंट में। सबसे पहले फ्लॉज ये हैं कि जो कंकरेंट लिस्ट जो मैंने आपको बताई थी, एक फेडरल लिस्ट बताई थी, दूसरी कंकरेंट लिस्ट बताई थी,
तो उस कंकरेंट लिस्ट में उनकी वजह से काफ़ी इश्यूज थे जो गवर्नेंस को एक वीक कर देते हैं। मैरिजेस, बर्थ्स वगैरह, डाइवोर्सेस वगैरह, ये एक सब्जेक्ट जो है ये प्रोविनेंट सब्जेक्ट को होना चाहिए था या फेडरलिस्ट सब्जेक्ट को होना चाहिए था। ये बातें डिसाइड नहीं हो सकी 18 अमेंडमेंट में कि ये चीज़ें किस लेवल का सब्जेक्ट्स हैं, या तो फेडरल के मातहत आते हैं या तो प्रोविंशियल के मातहत आते हैं। ये 18 अमेंडमेंट में डिसाइड नहीं हो सका। दूसरा, एजुकेशन का सब्जेक्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन का व्यूअर्स ध्यान दे दिएगा। पाकिस्तान बैडली अफेक्ट हुआ था एजुकेशन के लिए, क्योंकि एजुकेशन की एलोकेशंस में जो है वो बहुत बड़े डिफरेंट सब्जेक्ट्स क्रिएट किए गए थे। पाकिस्तान में कोई भी एक एजुकेशन सिस्टम नहीं है, और दिस इज़ द रियल थिंग दैट पाकिस्तान हैज़ नो सिंगल एजुकेशन सिस्टम। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये 18 अमेंडमेंट में भी ये फ्लॉज हमें नज़र आते हैं कि पाकिस्तान में एक सिंगल यूनिफाइड जो सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट जो हैं वो नहीं बनाया गया एजुकेशन को। कैसे, किस तरह से? एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें कि पाकिस्तान में जो 4 प्रोविंसेस हैं उसमें पंजाब जो है वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट स्कूल सिस्टम जो है वो डोमिनेटेड है। आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे प्राइवेट स्कूल्स। अगर आपको केपी में जाएं तो केपी में आपको मदरसा सिस्टम नज़र आएगा, वहाँ पे आपको प्राइवेट स्कूल्स बहुत ही कम नज़र आएंगे। अगर आप बलूचिस्तान में जाएं तो वहाँ पे भी आपको मदरसा सिस्टम डोमिनेटेड फैक्टर नज़र आएगा, वहाँ पे भी आपको प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो कम नज़र आएंगे। अगर आप सिंध में जाएं तो सिंध तो बहुत डोमिनेटेड फैक्टर में रहा है। कराची में अगर आप लोग जाएं तो कराची में आप लोग को प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जबकि आप इंटरनल सिंध में जाएं तो इंटरनल सिंध में आपको मदरसा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आएगा, डोमिनेटेड नज़र आएगा। तो इट मीन्स के नो एजुकेशनल सिस्टम इज बीइंग एग्जिस्टेड इन पाकिस्तान। कोई भी एक एजुकेशनल सिस्टम जो है पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसकी वजह से आपकी जो डिवीजन ऑफ द सोशल क्लासेस जो हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स में आप लोग को एलिट क्लासेस के लोग नज़र आएंगे, मदरसा स्कूल्स में आपको लोअर मिडिल क्लासेस के लोग नज़र आएंगे। तो ये डिवीजन्स जो हैं, ये एजुकेशन का सब्जेक्ट जो है 18 अमेंडमेंट में हमें नज़र आता है कि बहुत बड़ा फ्लॉ है इस चीज़ में। और तीसरा हमें जो सबसे ज़्यादा फ्लॉ नज़र आता है वो आता है हमें हेल्थ में। हेल्थ की अगर हम लोग सूरत हाल को देखें तो हेल्थ का एक सब्जेक्ट जो है, अगर कोई डिफरेंट डिजीज़ वगैरह की कोई मेडिसिन्स वगैरह हमें बाहर से कोई इंपोर्ट करवानी पड़े तो क्या होता है कि 18 अमेंडमेंट में हेल्थ का प्रॉपर सब्जेक्ट जो है प्रोविंसेस को दिया गया है, लेकिन जो मेडिसिन्स बाहर से इंपोर्ट करेंगे वो सब्जेक्ट जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास रखा गया है कि भाई बाहर से जो फॉर एग्जांपल ड्रग्स वगैरह आएंगे, बाहर से जो भी आपको आप लोग के मेडिक्स आएंगे वो जो है प्रॉपरली इंपोर्ट कौन कराएगा? वो इंपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट करवाएगी, लेकिन वो देगा किसको? प्रोविंसेस को देगा। तो ये सबसे ज़्यादा हमें फ्लॉ तीसरा भी नज़र आता है। उसके अलावा हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे भी हम लोग अगर देखें तो वहाँ पे भी बहुत बड़े फ्लॉज हैं। आपका पुलिस ऑर्डर जो है वो एक अपडेटेड नहीं है। आप 1861 वाला पुलिस ऑर्डर जो है, जो अंग्रेज़ों ने दिया हुआ था हमें, उनकी मेहरबानी है जो उन्होंने दिया हुआ था हमें, वो हमें फॉलो करना पड़ रहा है। अभी तक हम लोग उसी को ही कानून बना के यहाँ पे चला रहे हैं पुलिस ऑर्डर को। अगर आप बलूचिस्तान और केपी में जाएँ तो वहाँ पे आपको ये एग्जिस्ट ही नहीं करने होंगे कि भाई हम लोग को पुलिस ऑर्डर भी कोई चेंज होता है। वहीं पे अगर इवन के वहाँ पे टेररिज्म भी एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे जो है कोई भी चेंजेस हमें नज़र नहीं आते। ये भी 18 अमेंडमेंट का फ्लॉज कंसिडर किया जाता है। तो लास्टली अगर हम लोग देखें, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो इन्होंने बनाई थी, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के तहत जो इन्होंने बनाया था नेशनल फाइनेंशियल कमीशन अवार्ड, NFC अवार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें नज़र आती है। उसमें अभी प्रॉब्लम क्या है व्यूअर्स? रेवेन्यू जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जनरेट करती है,
वो एक इनडायरेक्ट सोर्सेज से जनरेट करती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्सेस का तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है ही नहीं और लोग यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस को मानते ही नहीं, देते ही नहीं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा होती है। तो फेडरल गवर्नमेंट जो जनरेट करती है रेवेन्यू, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है प्रोविंसेस को। अब क्या होता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो ही सिर्फ तब अर्न करेगी सूबों के लिए जब तक उनके पास बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, तब वो अपने सूबों को जो है अपने अपने प्रॉपरली शेयर देगी। तो ये एफबीआर के स्ट्रक्चरल में इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर रखा गया कि भाई एफबीआर को सिर्फ हक है कि वहाँ वो इदारा है जो हमें रेवेन्यू कलेक्ट देता है, लेकिन वो उसका कोई प्रॉपरली मैकेनिज्म नहीं बनाया गया और उस इंस्टीट्यूशन को फेडरल कलेक्ट रेवेन्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस के बुनियाद पे वो कलेक्ट करेगा। ये व्यूअर्स कि जब गवर्नमेंट जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक फेल होती है बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठे करने में, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने में, तो उनको क्या है कि उनको वफाक को जो है प्रोविंसेस को वो अपने अपने शेयर्स जो हैं वो देने पड़ते हैं एट एनी कास्ट। लेकिन इसमें ये बात मेंशन्ड है कि भाई जो इस साल आपने फेडरल गवर्नमेंट ने इस साल फॉर सपोज 50% शेयर दिया पंजाब को, तो नेक्स्ट में क्या होगा कि नेक्स्ट बजट में, नेक्स्ट सेशन में आपको 51 या 52% आप उनको बजट रेवेन्यू देंगे, शेयर देंगे, लेकिन ये 50 से कम नहीं देंगे आप उनको। तो ये 50 से आप कम नहीं देंगे। तो ये बात फेडरल गवर्नमेंट की गिरबान में आती है, उनको ही ये इस चीज़ का लॉस पड़ता है कि भाई अगर हम लोग ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते तो हम लोग प्रोविंसेस को किस तरह से हम लोग शेयर दे दें अपना। तो ये सबसे ज़्यादा जो है हमें फ्लॉज नज़र आते हैं 18th अमेंडमेंट में। तो जब वफाक के पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म ही नहीं है तो वो कहाँ से पैसे इकट्ठे करके सूबों को देगा। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो फ्लॉज नज़र आते हैं हमें 18 अमेंडमेंट में। और प्रीवियसली गवर्नमेंट थी 2018 वाली पीटीआई की, तो उसमें क्या होता कि ये बहुत बड़ी डिबेट चल रही थी और इसमें तकरीबन पॉलिसीज़ भी बनाई गई थी कि भाई हम लोग इस 18 अमेंडमेंट को और ख़ास करके इस एनएफसी अवार्ड को हम लोग एक चेंज करना चाहते हैं, इनको हम लोग अपडेट करना चाहते हैं 18 अमेंडमेंट को, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फ्लॉज हैं। तो ये अपोजिशन पीडीएम वर्सेस पीटीआई लेड गवर्नमेंट की जो है बातें एवान में हमें डिस्कस करनी नज़र आ रही थी। जो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, ये था हमारा लेक्चर। व्यूअर्स, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।